आज हम हिस्ट्री के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो लेक्चर था क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसमें जहाँ पर एक तरफ मिडिवल इंडिया ख़त्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न इंडिया की नींव भी रखी जा रही है। मॉडर्न इंडिया के दो हिस्से हैं, लेटर मुगल से लेकर के 1857 तक और फिर 1857 से लेकर 1964 तक। अगर आपको उसका पहला पार्ट बेहतर ढंग से समझना है तो उसके लिए मिडिवल इंडिया का यह क्लाइमैक्स फेज समझना बहुत ज़रूरी है। तभी मॉडर्न इंडिया में राजपूताना, सतनामी, अफगान, जट और मराठास के साथ जो संबंध है, सिखों के साथ जो संबंध है मॉडर्न इंडिया के लेटर मुगल रूलर्स के, वो समझ आ पाएंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कल यह पढ़ा था कि किस तरह से औरंगजेब फाइनली अपनी पोजीशन पर आके इंस्टॉल हो गया है और अब औरंगजेब की पॉलिसीज़ को इवेल्युएट करेंगे, जिनको हम टिपिकली पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एरेना में, लेकिन पढ़ने का जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। पॉलिसी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस होगी, लेकिन पढ़ेंगे हम उसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। ये मैं समझाऊंगा कैसे हो रहा है। वन बाय वन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले हम औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी पर फोकस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें समझ लेंगे। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में देखें तो सबसे पहला एस्पेक्ट औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट, रिजिड एंड डिसिप्लिन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी थे। ठीक है, ये तीन चीजें इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे प्रमाणित होता है? सबसे पहला एस्पेक्ट कि अगर आप मुगल एम्पायर को देखें तो सबसे वास्ट एम्पायर मुगल्स का औरंगजेब के समय में ही हुआ है। द मोस्ट वास्ट एम्पायर ऑफ द मुगल ड्यूरिंग द औरंगजेब पीरियड, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे वास्ट कहाँ से कहाँ तक ये आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो हम नॉर्थ में जाएंगे, आपको कश्मीर से लेकर के साउथ में जिंजीबार यानी कि जिंजी तक नजर आ जाएगा, एक्सट्रीम साउथ। और अगर आप वेस्ट ईस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में आपको हिंदुकुश पर्वतों से लेकर के ईस्ट में ये आपको बंगाल यानी कि चिटागोंग तक, बंगाल के चिटागोंग तक जो इम्पोर्टेंट पोर्ट एरियाज हैं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आसाम तक, अहोम किंगडम्स तक ये फैल जाएगा। तो बहुत ही एक्सपेंसिव एम्पायर है। ये एक एस्पेक्ट हुआ। इतने बड़े एम्पायर को कार्व आउट करने के लिए ऐसा लगता है कि औरंगजेब ने बहुत से एक्सपीडिशन प्रोग्राम्स किए होंगे। ये ठीक नहीं है। औरंगजेब के द्वारा एक्सपीडिशन से, एक्सपेंशन से, अनेक्सेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंसोलिडेशन को दिया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि साउथ में डेक्कन, साउथवर्ड अगर आप जाते हैं तो डेक्कन के एंड पे, और अगर आप नॉर्थ ईस्टवर्ड जाते हैं तो अहोम के रीजन में कुछ एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन उसके अलावा हर रीजन में अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। और कंसोलिडेशन को ही स्ट्रॉन्ग करते करते औरंगजेब के 50 इयर्स का टेन्योर निकल गया। 1657 से सक्सेसरशिप की वॉर बिगन होती है और डेक्कन के युद्धों को लड़ते लड़ते वहीं डेक्कन में ही 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाता है। 50 साल का शासन औरंगजेब के द्वारा दिया गया और इस दौरान डेक्कन और अहोम की तरफ एक्सपेंशन हुआ है। रेस्ट किंगडम को कंसोलिडेट किया गया। कंसोलिडेशन का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपकी पॉलिसीज बहुत ही फर्म होनी चाहिए। आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होने चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी होंगे तो आप एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर पाते, क्योंकि एम्पायर कंसोलिडेट होता है आपकी पॉलिटिकल विल से, और पॉलिटिकल विल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कंट्री। ये इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है जिसमें राजपूताना है, मराठास है, अफगान हैं, सिख हैं, जट हैं, सतनामी हैं। तो जो आपकी पॉलिटिकल विल है वो तभी प्रिवेल कर पाती है इतने डाइवर्सिफाइड सेक्शंस में, अगर आपकी पॉलिसीज जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है उस लेवल पे। मतलब आप बीइंग अ रूलर, आपका फेथ कुछ भी हो सकता है, बट बीइंग अ पॉलिटिकल हेड आपके सामने पॉलिटिकल इंटरेस्ट फोरमोस्ट हैं। आप कंट्री के एजेंडे को आगे लेकर के चल रहे हैं
और अपने आप को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए आपको पॉलिसीज भी थोड़े सेकुलर कैरेक्टर की ही बनानी पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेशन वाला ये एस्पेक्ट आपको समझना है, इसका स्कोप उतना नहीं रह जाता। रिजिड वाला एस्पेक्ट यहाँ पर आता है कि आप अभी अभी सक्सेसरशिप की वॉर से निकले हैं, बड़े पैमाने पर मुगल दरबार के भीतर ही डिफरेंट फैक्शंस क्रिएट हो गए हैं, और मैंने ये समझाया था इतने सारे फैक्शंस में जैसे ईरानी नोबल इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, तुरानी इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, हिंदुस्तानी नोबल भी बहुत इन्फ्लुएंस अपना दिखा रहे हैं। इस तरह के नोबिलिटी के फैक्शंस, राजपूताना के अपने एम्बिशंस, मराठास की अपनी मैनोवरिंग, और अफगान जट मराठा रीजन मथुरा रीजन के जाट जिन्हें हम कहेंगे सिख, सबके अपने अपने एस्पिरेशंस हैं। उन एस्पिरेशंस के दौर में इतने फैक्शंस बने हैं, ये आपके वो 2-3 साल का जो 1657 से 1659 तक जो एक फेज चला है इतना लंबा सक्सेसरशिप की वॉर का, जिससे जो छवि है, प्रेस्टीज है सत्ता की, वो हवास हुई है, गिरी है, उसको पुनः स्थापित करना पहली प्रायोरिटी रही थी औरंगजेब। तो उसके लिए रिजिड होना जरूरी है। तो औरंगजेब के द्वारा रॉयल कोर्ट की प्रेस्टीज को एंड इम्पीरियल अथॉरिटी को री इंस्टॉल किया उसी कैपेसिटी में जैसा कभी अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय था। इसके लिए उसे बहुत ही स्टर्न, बहुत ही रिजिड और बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ा। तो डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। डिसिप्लिन में यह भी कहा जाता है कि 1686 के अराउंड इसका बेटा हुआ करता था मुअज्जम इसका बेटा था। 1686 के अराउंड इसने अपने बेटे को 12 साल के लिए कैद किया है, क्योंकि इसका यह बेटा गोलकोंडा राज्य जो डेक्कन रीजन में है उसके साथ कॉन्स्पिरेसीज कर रहा था। किसके अगेंस्ट? मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट। तो इसको बख्शा नहीं गया, अपने सके बेटे को 12 साल के लिए। उसके बाद जब ये रिलीज किया गया है प्रिजन से, इसे काबुल की अथॉरिटी दी गई है, काबुल का गवर्नर बनाया, और बताया जाता है कि जब जब दक्कन में होते हुए औरंगजेब का लेटर पहुंचता था काबुल में, और लेटर पकड़ के शहर जाता था। इतना भय था बच्चों के अंदर। बाकी बेटों के साथ भी यही हुआ, बख्शा कोई नहीं जाता था। तो कह सकते हैं जैसा कभी बलबन की पॉलिसी रही है, औरंगजेब भी थ्रोन की प्रेस्टीज को री इंस्टॉल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये मेन बात है। आई बात समझ में? इन्हीं सारे परिदृश्यों में हम समझने का प्रयास करेंगे कि नीतियां किस कॉन्टेक्स्ट में बनाई, इसने क्यों लागू की, या जैसा कहा जाता है कि सिर्फ रिलीजियस फैनेटिक था, एक रिलीजियस एजेंडा था। क्या 50 ईयर्स तक मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट आप सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड्स पे रख सकते हैं क्या? तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये आपका मैटर बनता है स्टडी करना, जैसे हम स्टडी करेंगे। तो अलग अलग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ जाती है वो एक रिलीजियस पॉलिसी और समझते हैं। रिलीजियस पॉलिसी की जब आप बात करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे आपको स्टेप्स नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मॉरल स्टेप देख लेते हैं, मॉरल एस्पेक्ट नोट करते हैं रिलीजियस पॉलिसी का। मॉरल एस्पेक्ट क्या है? मॉरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट, इसमें क्या किया? सबसे पहले जब ये सत्ता नशीन हुआ था, इसने वहां पर आने के बाद जो सिक्के हैं उन पे कलमा लिखने की प्रथा को बंद कर दिया था। तो कॉइन्स के ऊपर जो कलमा लिखा जाता था ना, कुरान की आयतें लिखी जाती थी, वो बैन कर दिया था। उसके दो रीज़न ये देता है मतलब हिस्टोरियंस देते हैं। पहला रीज़न ये देता है कि सिक्के पैरों के नीचे आते हैं, और दूसरा रीज़न यह दिया जाता है कि यह कई हाथों से होकर गुजरते हैं, इससे बेअदबी होती है। तो ये एक मॉरल एस्पेक्ट है। अभी ये नहीं पता लग रहा है कि रिलीजन को पॉलिटिकल पर्पस से यूज कर रहा है, ये तो मॉरल एस्पेक्ट हुआ ना, कलमा लिखना बंद कर दिया। दूसरी इसकी प्रैक्टिस बहुत फेमस है, इसने त्योहार बंद कर दिया नौरोज का, नौरोज फेस्टिवल बंद कर दिया जो पर्शियंस का नया साल होता है। इसको बंद करने के पीछे इसका रीजन था कि ये एक तरह की ज़ोरोस्ट्रियन प्रैक्टिस है। 600 BC में पर्शिया में, जिसका नाम पारसी ज़ोरोस्ट्रियन, तो ये ज़ोरोस्ट्रियन प्रैक्टिस है जो बाद में आने वाले वहाँ के डिफरेंट नए मुस्लिम रूलर्स ने भी अपना ली, जैसे कि सफाविद। यह प्रैक्टिस अन इस्लामिक है और मैं यह प्रैक्टिस नहीं करूँगा, ये इम्पोर्टेंट बात। तो इसने नौरोज इस ग्राउंड पे बंद कर दिया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उस समय में ये चलता था
कि ये किसी तरह के सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज को नहीं फॉलो करता था, क्योंकि ये उन्हें भी अन इस्लामिक मानता था। वो मैं प्रूव करूंगा कि किस किस तरह की सुपरस्टिशियस पॉलिसी। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो रहा है कि ये सब एक मॉरल एस्पेक्ट से ली जा रही पॉलिसीज हैं, जिसके तहत वो दो चीजें करना चाहता है। सबसे पहली चीज ये है कि वो यह मान चुका है कि अगर आप लॉन्ग रन में एक मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उसे फिजिबली चलाना चाहते हैं, तो इसके मुस्लिम कैरेक्टर को इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा। जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने उलेमा वर्ग के इमेंस प्रेशर के बाद भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वह ऐसे मुस्लिम कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करें स्टेट को, वो औरंगजेब को ऐसी नीड लगी कि अगर आप इसे लंबे काल तक होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो जिस माहौल में इतने एम्बिशियस सेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे राजपूत हैं, मराठास हैं, इनको काउंटर करने के लिए अगर मुझे अपने लोगों का समर्थन चाहिए, तो स्टेट की पॉलिसीज में धर्म का दखल ना हो, लेकिन स्टेट का कैरेक्टर तो निर्धारित करना ही पड़ेगा कि यह इस्लामिक फॉर्मेट पे काम करता है। और उस दिशा में ये इसका सबसे पहला बड़ा कदम था, जिससे नेचुरली ही एक प्रोसेस ये बिगिन होता है कि वह ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो लंबे समय से इस बात की मांग कर रहा था कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को बैन किया जो अन इस्लामिक हैं, तो वो प्रैक्टिसेस बैन की गई। लेकिन अभी भी यहाँ से यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि अपनी इस नीतियों को उसने दूसरे लोगों की डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे यूज किया, मतलब उनको नुकसान पहुंचाने के लिए यूज किया। इससे सिर्फ और सिर्फ वहीं तक अभी असर हो रहा है जो मुस्लिम गले आ रहे हैं, और काम वहीं तक चल रहा है। ये बात क्लियर है? इस तरह के प्रोसीजर से फिर आप आगे निकल जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। मेन कहानी शुरू होती है 1669 ऑनवर्ड्स, यानी कि इसके शासन में आने के 11वां साल, 11th ईयर। तब जाकर के ये कुछ पॉलिसीज ऐसी अपनाएगा जिसको इसके प्यूरिटेनिकल कैरेक्टर से जोड़ा जाता है, कट्टरवादिता से। और वो कैरेक्टरिस्टिक अब वन बाय वन नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे सबसे पहला एस्पेक्ट है यहाँ पर कि झरोका दर्शन इसने बंद कर दिया। जो झरोका दर्शन हुआ करता था, बालकनी में आकर के अपने दर्शन देना, तो इसका मानना ये हुआ करता था कि जो एक शासक है वो वर्ल्डली अफेयर में लिप्त है, वो खुदा के नूर का मुकाबला नहीं कर सकता है, और यह प्रैक्टिस कम्प्लीटली अन इस्लामिक है, क्योंकि खुदा अल्लाह एक है और उसे ही फॉलो करना है। तो ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये गॉड फियरिंग मुस्लिम था। अब देखिए, जब आप पर्शियन क्रॉनिकल्स पढ़ते हैं तो वो ये कहेंगे कि गॉड फियरिंग है, अदर राइटर्स पढ़ते हैं वो कहेंगे फनेटिक है। गॉड फियरिंग मैंने भगवान से डर के चलना, भगवान मैंने कौन? अल्लाह से, खुदा से डर के चलने वाला। तो वो यह कह रहा है कि वह प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, जो अलाउड ही नहीं है, किसमें? शरिया में अलाउड नहीं है। तो झरोका दर्शन का कोई लॉजिक नहीं बनता है। दूसरी बात, यह अट्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सुपरस्टिशन है। ये क्या है कि औरंगजेब के दर्शन करके किसी के रोग ठीक हो जाएंगे? भाई ये तो एक मेडिकल एस्पेक्ट है, आपको उसी अकॉर्डिंग चलना है। तो ये मैं नहीं मानता, ये बैन कर दिया उसने। पहला एस्पेक्ट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, तुलादान का प्रक्रिया हुआ करती थी। जन्मदिन वाले दिन तराजू पे तोला जाता था, यह बंद कर दी उसने। इसके दो रीजन देता है वो। पहला रीजन वो ये मानता है कि ये भी सबसे बड़ा सुपरस्टिशियस एक एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट, इससे बहुत सारे नोबल्स पे बोझ पड़ता था, क्योंकि वो जो तुलादान के दिन तराजू पे तोला जाता था, वो वेल्थ और बाकी चीजें नोबिलिटी कंट्रीब्यूट करती थी, और नोबिलिटी की लंबे समय से मांग थी ये हर जन्मदिन पे चढ़ जाते हैं, वो बंद करो इस चीज को। इससे प्रेशर बहुत इमेंस क्रिएट हो रहा है रिसोर्सेज के ऊपर। तो अब आप इसको देखिए तो ये एक तरह का इकोनॉमिक एक्ट है, फिर ये एक रिलीजियस एक्ट भी है क्योंकि अन इस्लामिक है, और फिर ये एक मॉरल एक्ट भी है क्योंकि वो खुद को गॉड फियरिंग बता रहा है। वो कोई भी इमोरल एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकता। तो कहता है तुलादान इज नॉट अलाउड, मैं इसको बंद करता हूँ। ये क्लियर हो गया? तुलादान बंद कर दिया, झरोखा दर्शन बंद कर दिया, कहानी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक भी आप देखिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी को कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है। सारी समस्याएं पैदा होंगी इसके ऑनवर्ड्स। इसके ऑनवर्ड एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि अब यह कहा जाएगा कि औरंगजेब यह फरमान जारी करता है कि देश शरिया के मुताबिक चलेगा। और शरिया क्या कहता है? शरिया यह कहता है कि जब हम जिस कंट्री में एंटर हुए हैं उस समय तक जो भी धर्म संस्थान वहाँ बने हुए हैं, कोई साइनागॉग्स हैं, कोई चर्च हैं,
कोई लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्पल हैं, इनको डेवास्टेट नहीं किया जाएगा, बट शरिया आने के बाद, मुस्लिम शासन आने के बाद नया मंदिर, नया चर्च नहीं बनना चाहिए, वह तोड़ दिए जाएंगे। जो लॉन्ग स्टैंडिंग है उन्हें रिपेयर किया जाए, क्योंकि इमारतें गिरती हैं तो वो खड़ी नहीं रह पाएंगी। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। जो पुराने हैं उनको रिपेयर किया जाए, जो नए बने हैं इनको तोड़ा जाए, ये अलाउड नहीं होंगे। अब एक तो औरंगजेब के एंड पे ये फरमान जारी कर देना, और उसका ये लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्पल वाले वर्ड को, इस फ्रेज को, लॉन्ग स्टैंडिंग, अब पता ही नहीं लग रहा ना कि लॉन्ग स्टैंडिंग कौन सा है और कौन नहीं। किसको लॉन्ग स्टैंडिंग माने, जो सल्तनत पीरियड के बने तो उनको माने या उससे भी पहले के माने, क्योंकि इस्लाम तो अरबों के इन्वेजन से ही आ गया। मुईर मोहम्मद बिन कासिम आता है 712, 13, 14, 15 का पीरियड है, तभी तो इस्लाम आ गया, और रूलर के तौर पे वो आ चुके सिंध के इलाके में, और उस समय के वहाँ के लोगों को उन्होंने जिम्मी कह के पुकार लिया, और जजिया पहली बार भारत में लागू कर दिया अरबों ने, फिर इसे तुर्कों ने कंटिन्यू किया, फिर इसे मुगलों ने भी कंटिन्यू किया। अब वो यह कह रहे हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्पल क्या, तो फिर लोकल गवर्नर ने, यानी कि सूबेदारों ने, फौजदारों ने, सब ने इसको अलग अलग इंटरप्रेट किया, और उस हिसाब से मंदिरों का ध्वंस हुआ। अब इस पॉलिसी को बहुत सारे लोग यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारे ऑथर्स का यह मानना है कि ये जो रिलीजियस पॉलिसी है ये इसके फेनेटिकल कैरेक्टर को दर्शाती है, और इसने इसको यूज किया है एज अ पॉलिटिकल वेपन, क्योंकि ये इसको यूज कर रहा था उस समय के राजपूताना और उस समय के मराठा के अगेंस्ट, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो उसको अब हम चर्चा करते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि इस समय तक आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेस तो नज़र आता है, ये तो कहानी बिल्कुल क्लियर है। बड़े पैमाने पर आप कैंपेन्स कर रहे हैं, और उन कैंपेन्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट है मिलिट्री की, और उसकी वजह से आपको ये जो नए मनसबदार हैं इन्हें जागीरदारियाँ भी एलोकेट करनी हैं, जो कि अब उतनी रही नहीं। वही भारत का प्रशासन जिसमें हिंदू का कॉम्पोजिशन 1/4 हुआ करता था, वो औरंगजेब के समय में बढ़ के 1/3 होता है। ये एक बात। तो जब हिंदू कॉम्पोजिशन इतना बढ़ रहा है तो फिर अदर कॉम्पोजिशंस भी इन नंबर एब्सोल्यूट टर्म्स में बड़े होंगे। तो परसेंटेज वाइज भी हिंदू बढ़ गया है एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड एब्सोल्यूट टर्म में भी बढ़ गया। इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में नोबिलिटी एक्सपैंड हुई, लैंड का क्रंच आया है, लिक्विडिटी का क्रंच है मार्केट में, रिसोर्सेज का क्रंच है। तो कहीं ना कहीं कोई भी जो स्टेप लिया जा रहा है उसमें इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सेटिस्फाई कर लिया जाए, और इस एस्पेक्ट को अगर सेटिस्फाई करने का प्रयास करें तो हो क्या रहा है, बहुत सारे अर्स्टवाइल बेनिफिशियरी जमींदार हैं, राजाज हैं लोकल, जिनको लाभ मिलते थे, उनके लाभ धीरे धीरे स्क्वीज होने शुरू हुए। वह लाभ जब स्क्वीज होने शुरू हुए, वहाँ पर उनको जब कमी आनी, कटौती आनी शुरू हुई, उनके द्वारा रिबेल किए हैं। तो औरंगजेब के शासन ने बहुत से रिबेलियन भी देखे, जमींदारों के रिबेल देखे हैं, लोकल राजास के रिबेल देखे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। जब यह रिबेल होने शुरू हुए हैं तो इस रिबेल के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि औरंगजेब ने उनको सबक सिखाने के लिए, पहला, दूसरा उनके फॉलोअर्स का मोराल वीक करने के लिए, तीसरा अपने लिए रैली करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्लिम अपने साथ जोड़ने के लिए, और चौथा एक ओवरऑल मैसेज कन्वे करने के लिए कि एक स्टेट का कैरेक्टर इस्लामिक है और डेटरेंस का माहौल पैदा किया जाएगा के लिए मंदिर फिर पर्पसली तोड़े। ये नजर आएगा जैसे विश्वनाथ मंदिर बनारस का तोड़ा जाएगा और वहां पे मस्जिद इरेक्ट कर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। उसके बाद मथुरा जाएंगे और वहां पर केशव राय मंदिर है, केशव का, कृष्ण केशव राय मंदिर तोड़ेंगे जो उस समय में वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था, इसको भी तोड़ दिया गया। ये दो इंपॉर्टेंट बातें। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भी मस्जिद बना दी गई। अब अगर हम ध्यान से देखें, सिर्फ सबक सिखाना होता तो मंदिर ही तोड़ा जाता, बट रैली पर्पस भी है, अपने साथ सपोर्ट भी एक्यूमुलेट करना है, मतलब रिलीजियस पॉलिसी का यूटिलाइजेशन टू सेटिस्फाई द पॉलिटिकल एम्बिशंस हो रहा है। इसलिए ये कंसेप्ट फॉलो होता है। जब भी ये कंसेप्ट फॉलो होता है कि आप टेम्पल डेमोलिश करके वहां पे मॉस्क खड़ी कर रहे हैं, तो उसका ये पर्पस है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से ये कंक्लूड नहीं होता कि एक जनरल फरमान दे दिया गया था कि मंदिर डिवास्टेट ही कर दिया जाए।
आप ये देख रहे हैं कि ये एज अ पॉलिसी ऑफ रिवेंज है, डेटरेंस है, पर्सनली वो भय पैदा करना चाहता है इनके बीच में। फिर ये एपिसोड फिर से निकल के आएगा 1678 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मैनेज करते हुए जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद उनके कोई लीगल हेयर उस समय पर्टिकुलरली प्रेजेंट ना होने की वजह से सक्सेशन का वॉर जोधपुर में भी चढ़ेगा और मुगलों का दखल होगा। इसके बाद मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ के राणास और मारवाड़ के राठौड़ कि ये जसवंत सिंह के पास, इनमें जब आपस में गठबंधन हो जाएगा ये मिलके मुगलों के खिलाफ, तो डेलिबरेटली यहाँ के भी मंदिर औरंगजेब ध्वंस करेगा। यहाँ पे भी ये पॉलिसी क्या है, रिवेंज। ये बात क्लियर हो पा रही? लेकिन जब औरंगजेब यह कर रहा है तो फिर उसके वसल्स, उसके सूबेदार, गवर्नर कहाँ चुप बैठेंगे? तो ध्वंस किया जा रहा है मंदिरों का। तो ओवरऑल भी एक ध्वंस हुआ है, ये बात है। अब औरंगजेब की मंशा रही हो या ना रही हो, लेकिन उसकी डीड्स और उसके एक्शंस को उस समय में परसीव इस वे में किया गया कि हमें फ्री हैंड है इस चीज को करने का। ये बात को आप मान के चलिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि दारा शिकोह, जैसे शाहजहां का समय है और शाहजहां के समय में एक समय के लिए तो दारा शिकोह पॉलिसी कर बना रहा था। दारा शिकोह के समय में अभी जब औरंगजेब गद्दी पर नहीं आया तो औरंगजेब को आपने डेक्कन का गवर्नर देखा है, औरंगजेब की कमांड में गुजरात भी रहा। तो दारा शिकोह के समय में भी ये ऑर्डर प्रिवेल किया गया था कि लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्पल को छोड़ के जो कुछ नए टेम्पल है तोड़ा जाए। फिर औरंगजेब ने भी खुद गुजरात के मंदिरों को उस समय में ध्वंस किया था। और जब औरंगजेब ने खुद से यह पॉलिसी लागू की है, उस समय में औरंगजेब ने वापस से जाकर के गुजरात का वही सोमनाथ मंदिर तोड़वाया। तो कहीं ना कहीं हमें यह पता लगता है कि तुर्किश रूल ऑनवर्ड्स, यानी कि सल्तनत पीरियड जब स्थापित हुआ दिल्ली में 1206 में, स्लेव डायनेस्टी, तब से लेकर के अब तक कहीं ना कहीं मुस्लिम शासक ये टेम्पल डेमोलिशन का कंसेप्ट जो है इसे यूज करते रहे हैं दो पर्पसेस से। एक तो अपने लिए सपोर्ट को लेवरेज करना है मुस्लिम समाज का, उलेमा वर्ग को सेटिस्फाई करना है, और दूसरा डेटरेंस की भावना क्रिएट करनी है। ये दो एस्पेक्ट, चाहे आपने ओवरऑल फरमान जारी किया हो या ना किया, ये क्लियर बात आई। बात समझ में? दोनों एस्पेक्ट समझ आ गए कि इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ओवरऑल फरमान जारी कर दिया था जनरलाइज सेंस में कि सारे मंदिर ढहा देते हैं, लेकिन इन थ्योरी ये है, लेकिन इन प्रैक्टिस हुआ उल्टा है। आपने चाहे पनिशमेंट के पर्पज से, चाहे डेटरेंस के पर्पज से, चाहे सपोर्ट मोबिलाइजेशन की वजह से, किसी भी वजह से किया, लेकिन आपने जो किया उसे रेप्लिकेट किया गया है आप ही की एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के द्वारा डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स में। इसलिए ओवरऑल नरसंहार एक तरह का मंदिरों का हुआ, जैसे उड़ीसा में भी, बनारस, यूपी और बिहार में भी, और मथुरा और बाकी इलाकों में, गुजरात में। ये एक नुकसान में देखने को मिला। आई बात समझ में? जब 1679 का दौर आया तो अचानक से यह मंदिर तोड़ने वाले प्रोसेस रुक गए, ये प्रोसेस खत्म, रुक गए, तो होल्ड पे आ गए। इसके बाद कि आप देखते हैं तो डेक्कन में मंदिर टूटने का प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि यह पर्टिकुलर टाइम है जिसके थोड़े समय पहले तक डेक्कन में बहुत एक्टिव था औरंगजेब, और इसके बाद अब वो डेक्कन में एक्टिव हो जाएगा, लेकिन डेक्कन में मंदिर टूटने का प्रमाण हमें उतना नहीं मिलता। तो क्या हो जाएगा इसी समय 1679 ही वो पीरियड है जब आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि बड़े पैमाने पर एक नई पॉलिसी लागू कर दी गई है, जजिया लगा दिया गया, जजिया टैक्स लगा दिया। अब जजिया जो लगाया गया है इसके लिए बहुत सारे वर्जन हैं अलग अलग। सबसे पहला वर्जन ये दिया गया है कि औरंगजेब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे स्टेट की, तो जजिया का पहला सपोर्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। कैसे ठीक नहीं है मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट इसलिए ठीक नहीं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जजिया से एक अच्छी खासी अमाउंट आती थी, लेकिन जहाँ एक तरफ औरंगजेब ने जजिया लगा करके वो अमाउंट मोबिलाइज किया, वहीं पर वो अमाउंट न्यूट्रल भी हो गया इस एस्पेक्ट से कि औरंगजेब ने बहुत सारे आउट ऑफ शरिया टैक्सेस एग्जम्प्ट भी कर दिए थे, जैसे अबोआब्स उसने खत्म कर दिए थे। आपने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ वही 4 टैक्स रखे जो शरिया अलाउ करता है ना, खरज, जजिया, खम्स, इस तरह के जकात, यही टैक्स उसने रखे, बाकी खत्म कर दिए थे। तो यह भी क्लियर कट हो रहा है कि प्रॉपर शरिया मुताबिक चल रहा है। और उसने 1679 में जजिया तो लगाया, लेकिन अब वो आप खत्म कर दिए। तो फाइनेंशियली तो उतना बेनिफिट एक एंगल से नहीं हुआ, क्योंकि उतना ही न्यूट्रलाइज भी हो गया, उतना नुकसान भी हुआ।
दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर क्या आ जाता है कि जहाँ पर आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की, तो जो अर्निंग्स हुई हैं इसकी एक खासियत थी कि ये अर्निंग जो जाया करती थी, इसका तकरीबन सारा हिस्सा जो है वो उन लोगों को चला जाता था जो रिलीजियस थियोलॉजियंस थे। तो ये थियोलॉजिस्ट क्लास के पास पैसा जाता था, और यह थियोलॉजिस्ट क्लास इसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस, टीचिंग्स, प्रमोशंस के लिए यूटिलाइज करता था। तो कुल मिलाकर के राज्य के कोष में तो पैसा नहीं आ रहा है। तो फिर औरंगजेब की इस पॉलिसी का लाभ क्या हुआ? इसका सीधा सीधा लाभ हुआ औरंगजेब को कि बड़े लंबे समय से अकबर, जहांगीर, शाहजहां की इन लिबरल प्रैक्टिसेस की वजह से एक वर्ग हाईली अनएम्प्लॉयड हो गया था, उलेमा। ये जो उलेमा वर्ग अनएम्प्लॉयड हो गया था, अब ये थियोलॉजिकल विंग के तौर पे फिर से एग्जिस्टेंस में आ गया, इनको रोजगार मिल गया क्योंकि जजिया इकट्ठा करने की इजाजत इनको थी। ये पहली बात। जजिया को स्पेंड करने की इजाजत इनको थी। दूसरी बात, तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा वर्ग सोसाइटी में जो इस्लामिक कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए परसेप्शन बिल्डअप करने का काम करता है, वो जजिया को रीइंस्टॉल करने की वजह से सपोर्ट में आएगा, क्योंकि नेचुरली उन्हें एक फेवर मिल गया स्टेट की तरफ से। ये पहला बेनिफिट हुआ उसको। दूसरा बेनिफिट इस जजिया की वजह से यह हो जाता है कि बड़े पैमाने पर जजिया की क्लॉज हुआ करता था कि आपको यह जजिया इन पर्सन पे करना है, और ये जजिया जब इन पर्सन पे करना होता था तो वो जो उलेमा वर्ग है जजिया जब लेता था, तो यहाँ से ये उस पॉइंट पे इस्टेब्लिश हो जाता था कि अल्टीमेटली आप सब सेकंड रैंक के सिटीजन हैं, इस्लामिस्ट कम्युनिटी जो है वह फर्स्ट रैंक के सिटीजन है। और यह चीज़ बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम पे। इससे इस्लामिक कैरेक्टर तय होता था स्टेट का, ये कैरेक्टर तय हो जाता था। ध्यान से देखिए, उसने नेचर को ज़्यादा बदलने का प्रयास नहीं किया। नोबिलिटी वही है, मनसबदारी वही है, मिलिट्री विंग वही है, मराठा को जॉब मिल रही है, हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन में है, राजपूतों का समर्थन है। ईस्ट में जय सिंह को भेजा, नॉर्थ वेस्ट में जसवंत सिंह को भेजा, सब कुछ चल रहा है। नेचर वही है, कैरेक्टर को बदल रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन चेंज हो रहा है पूरी तरह से। तो यहाँ पर क्या प्रमाण हो रहा है कि आप ये प्रूव कर रहे हैं, उलेमा वर्ग को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को, कि दैट यू आर फर्स्ट रैंक सिटीजन। ये बड़ी बात है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ था कि ये उलेमा वर्ग जब यह जजिया लेता था, तो जजिया कोई बिग अमाउंट उतनी थी नहीं, एक पर्सनल इंडिविजुअल को देने में उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ह्यूमिलिएशन का फेज होता था जब लेना होता था, वो जो ह्यूमिलिएशन इनके द्वारा इन्फ्लिक्ट की जाती थी, उसने बगावत पैदा की। ये बात याद। अब इसका दूसरा एक थ्योरी प्रमाउंड की जाती है, वो थ्योरी दी जाती है कि ये एक बहुत बड़ा जरिया था रिलीजियस कन्वर्जन का, कि जजिया लगा दो, जजिया नहीं देना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप इस्लाम में आ जाओ, और लोग बड़े पैमाने पर जजिया ना देने की वजह से इस्लाम में आएंगे तो रिलीजियस कन्वर्जन होगा। ये कहा गया रिलीजियस कन्वर्जन होगा, लेकिन ये भी कंसेप्ट सही नहीं पड़ता है भाई, ये भी कंसेप्ट सही नहीं पड़ता है भाई। क्यों? पहला कारण, ये जजिया बच्चों से नहीं लिया जाएगा, जजिया वुमेन से नहीं लिया जाएगा, ये जजिया जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, बिलो पॉवर्टी, उससे नहीं लिया जाएगा, ये जजिया अपाहिज से नहीं लिया जाएगा, जो भी किसी तरह से हैंडीकैप है। अब इतना वर्ग जब एग्जाम्पल ही कर दिया है तो कितना का वर्ग रह गया इसके अंदर जो कि रिलीजियस कन्वर्जन ये कराएंगे, पहली बात। दूसरा एस्पेक्ट कि रूरल एरिया में, गांव के इलाज में, गांव देहात के इलाके में तो यह नॉर्मल लैंड रेवेन्यू के साथ ही वसूल लिया जाता था, उनको उतना ह्यूमिलेशन भी नहीं आया और उनको अलग से ये महसूस भी नहीं हुआ। इसका मेन जो असर पड़ा था वो उस समय के शहरी लोगों पर पड़ा था, और शहरों में जो व्यापारी थे, ट्रेडर थे, कमर्शियल क्लासेस थे, क्योंकि उनका अब एक रसूख भी हो गया, एक रुतबा भी बन गया, वो एक पोजीशन होल्डर है, ऊपर से उन्हें आकर के उनसे वसूला जाता है जजिया, तो फाइनेंशियली भी उन्हें इशू कर रहा है, और दूसरा एस्पेक्ट की ह्यूमिलिएट भी कर रहा है सोशली। ये दोनों चीज़ें बर्दाश्त नहीं, तो मेन हड़तालें, मेन स्ट्राइक्स, मेन जो रिबेल आएगा वो देखना आप शहरों से आएगा, ये बड़ी बात है। और भारत मेजोरिटी इस गाँव में बस रहा था, ये एक बड़ी बात है। तो रिलीजियस कन्वर्जन का एस्पेक्ट तो उस लेवल पे भी नहीं आता। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि औरंगजेब यह स्वयं जानता था कि मैं भारत में रहते हुए एक स्टेट्समैन हूँ, और एक स्टेट्समैन के नाते मैं यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को एलिनेट नहीं कर सकता। वह कम्युनिटी जो मेजॉरिटी हिंदू है और वह जो अपने कल्चर से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, या वह भारत है जो तुर्किश समय में कन्वर्ट नहीं हुआ,
जबकि रिगरस कन्वर्जन कैंपेन थे जो सूफी मूवमेंट्स के दौरान कन्वर्ट नहीं हुआ। औरंगजेब जानता था कि मेरी इन प्रैक्टिसेस से तो कन्वर्जन उस लेवल पे होने से रहा, तो ये भी एक कारण है कि रिलीजियस कन्वर्जन उस लेवल पे गेन नहीं हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह आता है कि औरंगजेब की जजिया की पॉलिसी के कंपैरेटिवली उस टाइम पर बहुत लिबरल मूवमेंट एग्जिस्ट कर रही थी सूफीज्म, उसके बावजूद लोग कन्वर्ट नहीं हुए। जजिया कैसे कन्वर्ट करेगा? नॉट पॉसिबल। तो कुल मिला के डीपली रूटेड है इंडियन रिलीजन एंड कल्चर उनके बीच में, यह औरंगजेब भी कहीं ना कहीं इवेल्युएट करता था। और एपिसोड हैं, चाहे सिखिज्म को ले लीजिए, चाहे किसी भी उस समय की वॉरिंग पावर को ले लीजिए, धर्म के कन्वर्जन के नाम पर कभी साहिबजादे दीवारों में चुनवाए गए हैं और कभी शीश भी कलम हुआ है, लेकिन धर्म कन्वर्जन नहीं हुआ है। आई बात समझ में ये कंसेप्ट? तो इसका ये भी एजेंडा उतना सिद्ध नहीं था। तीसरी थ्योरी ये कही जाती है कि औरंगजेब इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, माने कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, तभी जजिया लागू किया। औरंगजेब क्या करना चाहता था? दारुल हर्ब, लैंड ऑफ इनफिडल्स, काफिरों का देश। इस्लाम में एक थ्योरी है कि जहां पे इस्लाम नहीं है वह काफिरों का देश है, ये कंसेप्ट है। तो लैंड ऑफ इनफिडल्स। और दूसरा है इसको बनाना है दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम मतलब जहां पे शरिया कानून। अब इस थ्योरी को लागू करने के लिए जजिया लागू किया गया है। और जजिया क्या है? पोल टैक्स है। ये पोल टैक्स, पोल टैक्स क्या रहता है? आप जो खड़े रहते हैं, आप जो पर हेड काउंट इज पर पोल, इसलिए आप इलेक्शन वाले दिन पोलिंग बूथ पे जाते हैं। पोलिंग बूथ, वो पोलिंग बूथ है जहाँ पे सारे जाके अपना मतदान करके आते हैं। तो पोल टैक्स ये अमेरिका में लगाया गया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने कैंपेन किया। पोल टैक्स वसूला जाता था, वो उसके खिलाफ थे। किससे वसूलते थे? अंग्रेज, नॉन ब्रिटिशर्स, नॉन यूरोपियंस। ये शुरू से दुनिया में होता है। तो ये जजिया जो है, ये इसकी खासियत ये होती थी कि ये सबसे खतरनाक तब माना जाता है, ये गरीब अमीर सब पे इक्वल लगता है, बिकॉज इट इज पोल टैक्स ना। ये जाति नहीं देखता, ये इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखता, ये आपकी रिच और पुअर क्लास नहीं देखता। इट इज पोल टैक्स। ये नॉन इस्लामिक पे लगना है, और वो तो कोई भी हो सकता है। तो ये इसकी सबसे बुराई बात होती। गांधी जी का अफ्रीका में कैंपेन भी इसलिए हुआ था कि पोल टैक्स बहुत डीपली इन्फ्लिक्ट करता है किसी पुअर को, क्योंकि बाकी टैक्सों से तो एग्जाम्प्ट है था, पोल टैक्स से नहीं हो पाता। तो हुआ क्या कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम क्रिएट करना है। इस थ्योरी को ऑथर ये प्रोजेक्ट करता है कि ऐसा तो था ही नहीं। शरिया क्या कहता है? इंडिया ऑलरेडी दारुल इस्लाम था, वो कहता है। शरिया क्या कहता है कि कोई भी वहाँ कंट्री, जिस कंट्री में लॉज शरिया के अकॉर्डिंग चले, यानी कि इस्लामिक लॉज हो, तो दारुल इस्लाम होने की कंडीशन है इस्लामिक लॉज, और दूसरी कंडीशन है कि रूलर मुस्लिम हो। रूलर कौन हो? रूलर मुस्लिम हो। लॉज इस्लामिक हो, रूलर मुस्लिम हो, तो वो दारुल इस्लाम ही होता है। इस अकॉर्डिंग इंडिया दारुल इस्लाम था। लॉ मुस्लिम इस्लामिक थे और रूलर मुस्लिम हुआ करता था। इस कंसेप्ट को अगर देखें तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। और ऐसी कंट्री में, ऐसे ज्योग्राफिकल लैंड में जो अदर देन द इस्लामिक फेथ होते हैं, उनको प्रोटेक्टरेट कहा जाता है कि उन्हें संरक्षण दिया गया है। वो एक टैक्स पे कर देंगे जजिया, और वो प्रोटेक्शन में रहेंगे, फले फूलें, अपने फेथ को एग्जीक्यूट करें। शरिया कहता है, शरिया कहता है कि वो अपने फेथ को एग्जीक्यूट करें। शर्त यह है कि वो अपने आप को उस इस्लामिक लॉ के अंदर रखें, उसके तहत जजिया और बाकी चीजें लिए जा रही हैं। तो आप बाकी टैक्सेस और जजिया पे करिए एंड आराम से अपने फेथ के अकॉर्डिंग प्रिवेल करिए। और इन्हें जिम्मी कहा गया, प्रोटेक्टरेट, जिम्मी। तो ये लोग जिम्मी होते हैं। तो इंडियंस तो जिम्मी थे ही, कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं। अरबों के समय से ये जजिया जिम्मी कंसेप्ट चला आ रहा है। और जजिया को औरंगजेब ने तो लगाया नहीं था, ये जजिया तो शुरू से लगता चला आ रहा है। अगर आप देखें सल्तनत काल में जजिया लगा हुआ था, उसके बाद कुछ समय के लिए हटाया गया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने लागू कर दिया, फिर अकबर ने हटाया है, और जहांगीर के समय, शाहजहां के समय फिर औरंगजेब ने लागू कर दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ से यह बात सिद्ध हो जाती है कि इसका पर्पस इस तरह से रिलीजियस तो नहीं था कि ये दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता है, क्योंकि भारत थ्रू आउट द पीरियड दारुल इस्लाम रहा है। 1772 में मराठास की तरफ से महादजी सिंधिया ने दिल्ली की गद्दी पर खुद को कंट्रोल में, दिल्ली गद्दी खुद के कंट्रोल में ली थी, लेकिन फिर भी मुगल शासक को ही एक तरह से वहां पे नेम बना के रखा कि गद्दी आपके अधीन है वर्चुअली, लेकिन रियली वो महादजी सिंधिया के अंदर थी। उस समय में भी भारत दारुल इस्लाम रहा, क्योंकि लॉज इस्लामिक थे
और नेम से ही सही लेकिन रूलर मुस्लिम था। और महादजी सिंधिया इस थ्योरी को जानते थे, वो जानते थे कि ये दारुल इस्लाम वाला कैरेक्टर हार्म हुआ तो फिर एक मुस्लिम समाज की तरफ से रिबेल ला सकता है, इसको कंट्रोल ही रखना है। आई बात समझ में? तो फिर मुद्दे की बात है कि जजिया का पर्पस क्या था भाई, सारी बातें आ जाती है। जजिया का पर्पस क्या था? जजिया का पर्पस जो भी रहा हो, जजिया ने बेनिफिट से ज्यादा लॉस दिए, ये बड़ी बात है। आपने कोई भी स्टेप अपनाया है चाहे किसी भी पर्पस से, जितना बेनिफिट होना था मुस्लिम मासेस का सपोर्ट, उससे ज्यादा लोगों को आपने अपने विरुद्ध किया, जिसमें से राजपूताना बहुत बड़ा वर्ग था। और ये जजिया लगता है नॉन इस्लामिक में, और इस बुक में या किसी भी बुक में हिंदू वर्ड जो क्रिएट यहाँ पर आएगा वो कंबाइंड हिंदू कम्युनिटीज, जैसे कि जो मेन लैंड इंडिया की नॉन इस्लामिक कम्युनिटी जिसमें सिख आ गया, मराठा आ गया और यह आ गया राजपूताना आ गया, इनको हिंदू कह के कंसिडर किया गया। तो यह उनके ऊपर सबके ऊपर लगना ही लगना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर यह आता है कि उनकी खिलाफत मिलेगी, ऑपोजिशन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग हर गलियारे में, और वह मेजोरिटी कम्युनिटी है कंट्री की। आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने समर्थन में लेने के लिए एक बड़ी मेजोरिटी कम्युनिटी को दरकिनार कर गए, ये पहली बात। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो औरंगजेब की कंसिडरेशंस थी उस समय में, सबसे पहला कंसिडरेशन जजिया लगाने का औरंगजेब के एंड पर यह रह सकता है कि इससे एक मैसेज यह प्रिवेल हो जाएगा उस इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो बड़े लंबे समय से ऑर्थोडॉक्स वर्ग मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि अकबर जहांगीर शाहजहां ने जो गलतियां की हैं तुम उसको सुधारो, तुम डिक्लेयर करो, चीज़ों को सेटल करो, तभी मामला सेट होगा, तो वह सेटल हो जाएगा। फिर जजिया इतना बड़ा कर भी नहीं है कि आम जनता पे बोझ पड़ेगा तो वो बगावत करेगी। फिर तीसरा, जो मेरा एक कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो रखा है जिसकी वजह से सत्ता की प्रेस्टीज को मैं रीइंस्टॉल करना चाहता हूँ, वो कैरेक्टर किस तरह का है कि भाई दरवेश है, जिंदा पीर है, ये सारी चीज़ें प्रिवेल हो जाएंगी कि ये स्ट्रिक्टली शरिया के मुताबिक चलता है, क्योंकि एक तरफ जजिया लगाया है तो दूसरी तरफ बाकी टैक्स को मैं बैन भी कर रहा हूँ। ये एक एस्पेक्ट प्रिवेल हो जाएगा कि मैं स्ट्रिक्टली शरिया के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ और सभी को इस समय अब शरिया ही मानना होगा, न मेरी न तेरी शरिया, और शरिया जो वैलिड मानता है वो होगा। और अगला उसका सबसे बड़ा कंसिडरेशन ये रहा था उसके मुताबिक, जो वो मानता था कि जो बड़े पैमाने पर एक लेक्सियस एटीट्यूड क्रिएट हो रखा है अर्बन सोसाइटी का, जिसमें ट्रेडर, कमर्शियल और बाकी क्लासेस हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ओबेडियंट बनेंगी और इनके ऊपर इस जजिया के मुताबिक एक सिकंजा जो पहुंचेगा, इन्हें मैसेज कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि सुपर प्रिवेलिंग पावर इस्लाम है और मुस्लिम रूल है, हम कितना भी फले फूलें उसी के अधीन फलना फूलना है। इंडिपेंडेंट एजर्ट करने वाली टेंडेंसी नहीं रखनी है, वो नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो गवारा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी करनी कर लो, वो गवारा नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज था जजिया, आई बात समझ में? सुप्रीमेसी ऑफ द इस्लाम, सुप्रीमेसी ऑफ द मुस्लिम लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द शरिया। लेकिन अब अगर हम इस चीज को इवैल्यूएट करें तो बहुत बार ये कहा जाता है ऑथर्स के द्वारा, सारा क्रिटिकल एनालिसिस चल रहा है, बहुत बार ये कहा जाता है, और ये सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत बार ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने ये जो रिलीजियस पॉलिसी चली है ये एक तरह से उसके द्वारा पर्पसली चली गई एक पॉलिसी है राजपूताना के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ। लेकिन जो औरंगजेब के कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले लोग हैं वो यह कहते हैं कि औरंगजेब की इमेज को अनजस्टिफाइड वे में मलाइन कर दिया गया है। राजपूतों और अदर नोबल्स के ऊपर जो स्ट्रिक्टनेस आई है वो आई है उनके औरंगजेब के प्रीवियस रूलर्स के द्वारा दिए गए अल्टीमेट फ्रीडम की वजह से, जो उनका एक लेक्सियस बिहेवियर क्रिएट हुआ था, लग्जूरियस लाइफ। नोबिलिटी में मनसबदारी प्रथा के तहत इतने बड़े पैमाने पर धन अर्जित कर चुके थे और उसकी वजह से जो एक इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ, शाही सिंहासन को और रॉयल कोर्ट को रेप्लिकेट करने की जो टेंडेंसी क्रिएट हुई, बड़े पैमाने पर जो स्पेंड थ्रिफ्ट एक्टिविटी और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने का एक नेचर आया, जिससे राज्य के कोष के ऊपर बोझ पड़ना शुरू हुआ, फाइनेंशियल क्रंच आना शुरू हुआ। यह सारी चीज़ों को सुधारना है और औरंगजेब पॉलिसी मेकर के तौर पे पॉलिसी ले रहा है, जिसके तहत उसने यह कदम लिए हैं कि उसने स्वयं के जितने भी फर्नीचर हैं अपने रॉयल हाउस, रॉयल पैलेस, रॉयल थ्रोन, सब वुड में कन्वर्ट कर दिया, वो भी सबसे बेसिक एंड सिंपल वुड, एकदम सिंपल। जितने भी उसके शाही दवात खाने हैं या शाही लिखने वाले राइटर हैं उनको पोर्सलेन की, मिट्टी की दवात दे दी है, इंक पॉट दे दिया है, सिल्वर के हटा दिए। दीवाने आम की सारी गोल्ड की रेलिंग हटा दी है और लैपिस लसूली से बनी हुई रेलिंग